हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय को। और आपको मैं ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप लाइफ में कभी भी इस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको समझाने वाली हूँ ट्रिक के साथ। एकदम आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी और आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी आपको इतने इजी तरीके से इस टॉपिक को नहीं पढ़ाएगा। आप बस वीडियो को एक बार एंड तक देखिए और एंड में आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया या फिर नहीं आया। 100% आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में कोई भी शब्द दे दें, वहाँ पर आप उपसर्ग और प्रत्यय को आराम से पहचान लेंगे। और देखिए, ये जो टॉपिक है हिंदी का टॉपिक है और आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप सीटेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप केवीएस देख लीजिए, आप डीएसएसबी देख लीजिए, सुपर टेट है, यूपी टेट है, अभी बिहार में सुपर टेट होने वाला है। जहाँ भी आपसे हिंदी पूछी जाती है ना, वहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय आपका आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से ईजी वे में समझेंगे और हमेशा की तरह इसके जो नोट्स हैं, इसका पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हमेशा नोट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले उपसर्ग को समझते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हों, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में कभी आपकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको एक शब्द दे देंगे। जैसे ये एक शब्द है शब्दांश, आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें उपसर्ग क्या है, या फिर पूछा जाएगा बताइए इस शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आपको ये चीज़ वहाँ पर पहचाननी होती है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, आप समझ गए होंगे, जो उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो हमेशा शब्द के अंत में, यानी कि लास्ट में लगता है, या फिर आप कहेंगे शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से आप याद कर लीजिए। एक को याद करेंगे ना, दूसरा खुद ही आपको आ जाएगा। जैसे प्रत्यय है, मैंने जैसे याद किया था वो ट्रिक बता रही हूँ। प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय प्र आ रहा है ना पहले, तो प्र मतलब पीछे, तो शब्द के पीछे यानी कि अंत में जो लगेगा वो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। प्र से पीछे, ठीक है, प आ रहा है दोनों में, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जो शब्द के पीछे या फिर अंत में लगेगा वो आपका प्रत्यय होगा, और जो शब्द के पहले लगेगा वो आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, जैसे आप यही शब्द ले लीजिए उपसर्ग, तो इसके अंत में जो लगा है वो प्रत्यय है और इसके जो स्टार्टिंग में यानी कि आगे लगा है वो उपसर्ग है। ठीक, चलिए अभी पूरा समझने वाले हैं। देखिए, सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन आप समझ गए और इतना समझ गए कि उपसर्ग आगे लगेगा और प्रत्यय पीछे लगेगा, राइट। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। उपसर्ग के भेद, कितने भेद होते हैं देखिए। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू एंड फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, इतने सारे टाइप के होते हैं, सभी को समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 4 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग 12 होते हैं, बट इन 12 उपसर्ग में से हम प्रयोग में कितने लाते हैं, 10 लाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उर्दू एंड फारसी के उपसर्ग होते हैं 19 और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं अज्ञात हैं। ठीक है, अंग्रेजी के याद रखिएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ना, डिजिट्स हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेंगी और ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हम प्रत्यय के भेद भी देख लेते हैं। प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्वित प्रत्यय। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे इस तरह की डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है ना, ऐसे एक शब्द दे देंगे और आपसे कहा जाएगा इसमें उपसर्ग बताइए। तो ये अभी हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले आपको ये चीज़ें समझनी भी ज़रूरी हैं। तो चलिए देखते हैं प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। क, कृत में क आ रहा है और इधर भी क्रिया आ रहा है, तो याद करने के लिए बहुत इजी हो गया। क
कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय। और दूसरा बचे क्या, क्रिया से अदर क्या क्या बचा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बचाना। तो इन तीनों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्वित प्रत्यय हो गए। ठीक है, यानी कि एक आप याद करेंगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कृत प्रत्यय, क से कृत एंड क से क्रिया, तो क्रिया के अंत में जो लगेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे। और क्रिया को छोड़ करके जो बचे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के अंत में लगने वाले प्रत्यय आपके तद्वित प्रत्यय होंगे। ठीक है, तद्वित प्रत्यय, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू वन बाय वन सभी को समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कभी भी बड़ी ई की मात्रा वाले कोई भी शब्द जो है उपसर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है उपसर्ग में बड़ी ई कभी नहीं आती है। जैसे एग्जाम में आपको दे दिया ऐसे प्रति लिख दिया, बड़ी ई की मात्रा है ना त में, प्रति, तो ये कभी भी आपका उपसर्ग नहीं होगा, क्योंकि उपसर्ग में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये नोट्स अभी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए उपसर्ग सिर्फ इतने हैं, आपको इतने याद रखने हैं। इससे अदर आपको एग्ज़ाम में कभी भी कहीं भी कोई भी उपसर्ग देखने को नहीं मिलता है। जितने भी शब्द आते हैं ना, उनमें इनमें से ही कोई ना कोई उपसर्ग लगा होता है। अब आप कहेंगे ये उपसर्ग हम कैसे याद करें, तो देखिए कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैं आपको याद करवाने वाली हूँ, देखिएगा, आपको भी आराम से याद हो जाएंगे, मैंने भी याद करे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। आ, अव, उप, अप, अपि, अधि, अभि, अति, अनु, उत, सत, सु, सम, नि, निर, निस, वि, दुस, दुर, प्रति, परि, प्र, परा। दैट्स इट। अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे याद होगा, बट आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ये सारे उपसर्ग, जैसे मैंने याद करें। ठीक है, अगर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसको रिवाइज करिएगा मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अधि, अति, अनु, उत, सत, सु, सम, नि, निर, निस, वि, दुस, दुर, प्रति, परि, प्र, परा। बहुत इजी है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ों में यहाँ पर हलंत लगा, आप देख रहे हैं, सत, त में हलंत, सम, म में हलंत। तो जिन भी शब्द में ऐसे हलंत लगा होता है उसका मतलब होता है वो जो है वो शब्द आधा है। ठीक है, जैसे निर लिखा है ना, ऐसे हलंत लगा है, तो इसमें जो र है ना, ये आधा र है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। तो जो उपसर्ग होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, सिर्फ इतने ही उपसर्ग आपको याद रखने हैं, आप याद करिएगा। और जब आपको याद हो जाए तो प्लीज़ एक बार कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि बड़ी ई की मात्रा कभी भी उपसर्ग में नहीं लगती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू उपसर्ग को समझते हैं। देखिए एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अत्याचार, आपको ये शब्द दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बताइए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा, अति। ठीक है, ऐसे ही अत्यंत, इसमें कौन सा उपसर्ग, अति। अतिशय, कौन सा उपसर्ग, अति। ठीक है, ऐसे ही अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग, अधि, क्योंकि देखिए शब्द के आगे जो लगा है। अब देखिए कुछ मैंने यहाँ पर ऐसे भी लिखे हैं, जैसे अत्याचार में अति उपसर्ग है। ठीक है, आप अगर अति प्लस आचार करेंगे तो ये अत्याचार बन जाएगा। ये मैंने इसका संधि विच्छेद किया है बस ऐसे ही समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए अत्याचार को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा, अति धन आचार। तो इसमें क्या निकल कर आया, अति उपसर्ग निकल करके आया है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने संधि विच्छेद लिखे हैं। देखिए अध्यादेश, इसमें अधि उपसर्ग। ऐसे ही अधीश, इसमें कौन सा उपसर्ग, अधि उपसर्ग। देखिए यहाँ पर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं शब्द है अधीश, अब आपको लगेगा इस अधीश में जो उपसर्ग होगा वो अधि होगा, ऐसा, बट ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया बड़ी ई की मात्रा वाले जो हैं कभी भी उपसर्ग नहीं होंगे, यानी कि उपसर्ग में कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी होगी। तो ये देखो धी में बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो ये नहीं होगा, बल्कि
छोटी ई की मात्रा वाला अधि होगा, ठीक है, अधि उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे मैंने और ये सारे एग्जाम्पल ना आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, इसीलिए मैंने नोट करके लिखे हैं। उन्नति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उत, ठीक है। जब उन्नति को आप ब्रेक करेंगे तो उत धन नति होता है ना, उन्नति, तो उत उपसर्ग हो गया। अनुरोध, इसमें क्या है? अनु उपसर्ग है, ठीक है, शब्द के आगे लगा है। देखिए अभीष्ट में क्या है? अभी। देखिए वैसे अभीष्ट में भ में बड़ी ई की मात्रा है, बट बड़ी ई की मात्रा वाले उपसर्ग कभी नहीं होते, इसलिए क्या होगा? छोटी ई की मात्रा वाला अभी। ऐसे ही अवशेष, अव, संगति, सम, ठीक है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है, आपको कोई भी शब्द दे दें, जैसे संगति है, स के ऊपर क्या है? एक बिंदु है ना, तो इसमें क्या होता है? हमेशा ये हलंत लगेगा म पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसे बिंदु वाला आपको दे दिया तो आधा म होता है, इसका मतलब जहाँ भी आपको बिंदु लगा दिखे इसका मतलब होता है आधा म। और आधा म को कैसे लिखा जाता है? हलंत के साथ, ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देखिए निश्चल, निश्चल में क्या होगा? निस। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये वाला श नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा निश्चल में ये वाला श लिखा है तो इसका उपसर्ग ये वाला श होगा, नहीं, स हमेशा ये वाला होता है, याद रखिएगा, ठीक है, स से शरीफा वाला। चलिए निर्मल, निर्मल में निर उपसर्ग है। पर्यावरण, परि। सज्जन, सत उपसर्ग है, ठीक है। तो ये उपसर्ग क्या हुए? आपके आगे लग गए। आई होप आप लोग उपसर्ग समझ गए होंगे। अब देखिए ये जितने भी उपसर्ग हैं ना, ये सारे मैंने यहाँ पर जो लिखे थे इसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल हैं, और इन उपसर्ग से अदर कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। तो अगर आप इन उपसर्ग को याद कर लेंगे तो आपको दुनिया का कोई भी शब्द दे दें एग्ज़ाम में, आप कभी भी उपसर्ग गलत नहीं करेंगे। बस इतने उपसर्ग आप याद रख लीजिए, हजारों लाखों शब्द के उपसर्ग आप एकदम सही बता पाएंगे, ठीक है। चलिए मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर से किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी उपसर्ग या प्रत्यय पढ़ने के लिए, ठीक। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस होती हैं और साथ में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस टीचिंग से रिलेटेड मिलती रहती हैं। तो देखिए हमने उपसर्ग पढ़ लिए, अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं? डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। वैसे प्रत्यय में भी बड़ी मात्रा वाले नहीं होते हैं, ठीक है। प्रत्यय में भी क्या है? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द आपको नहीं मिलेंगे, जैसे उपसर्ग में नहीं मिलते हैं, ठीक। मेनली जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं इक प्रत्यय, अप्रत्यय, य प्रत्यय। आपको बस ये याद रखने हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ लेते हैं। ये इक प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं, ये य प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं, एंड ये अप्रत्यय के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इक प्रत्यय को समझते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको शब्द दे देंगे आंशिक, बोलेंगे बताइए आंशिक में प्रत्यय कौन सा है, तो आपको पहचानना है। मैंने आपको क्या बताया था? शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या हो, शब्द के पीछे जो लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, है ना। तो आंशिक में इक प्रत्यय हो गया, बस आपको साउंड पहचानना है। देखिए आप साउंड को पहचानिए मेरे साथ। आप बोल रहे हैं आंशिक, यानी कि इक, अंश प्लस इक, आंशिक, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनका संधि विच्छेद भी लिखा है, ये बस आपके समझने के लिए लिखे हैं ये सारे, ठीक है। तो देखिए आप साउंड को पकड़िएगा मेरे साथ, आप भी बोलिए एक बार, आंशिक। इक निकल के आ रहा है ना लास्ट में, तो इसमें इक प्रत्यय हो गया। ऐसे ही देखिए कार्मिक, कार्मिक, इक निकल के आ रहा है ना, तो ये भी क्या है? इक प्रत्यय है इसमें। तो इस तरह से आपको शब्द दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रामाणिक, इक आ रहा है ना लास्ट में, इक प्रत्यय। देखिए प्रमाण धन इक लिखेंगे तो क्या होगा? प्रामाणिक हो जाएगा, है ना। तो इक प्रत्यय आ रहा है। ऐसे ही मौखिक, इक, मुख धन इक बराबर होता है मौखिक होता है ना। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो संधि विच्छेद है इनको छोड़ दीजिए, अभी इनको आप मत देखिए, आप बस साउंड को पकड़िए, ध्वनि को पकड़िए। देखिए चमत्कारिक, लास्ट में आ रहा है ना इक, यहाँ पर पीछे लग रहा है जो, तो ये इसमें इक प्रत्यय हो गया। ऐसे ही देखिए और भी हैं, वैकल्पिक, यानी कि इक आ रहा है ना लास्ट में। ऐसे ही वैवाहिक, इक आ रहा है लास्ट में। माध्यमिक, मिक, इक ऐसे आ रहा है ना। परलौकिक, ठीक है, इक।
सभी में लास्ट में इक साउंड आ रहा है। आप देख रहे होंगे, मेरे साथ बोलिए एक बार, वैज्ञानिक, इक आ रहा है लास्ट में, तो इसमें क्या इक प्रत्यय होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए औपन्यासिक, आप बस साउंड को देखिएगा, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, औपन्यासिक, लास्ट में इक आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या इक प्रत्यय है। और मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बताई है कि जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, राइट। ऐसे ही देखिए भौगोलिक, आप एक बार रिपीट कीजिए, भौगोलिक, इक आ रहा है लास्ट में, तो ये इक प्रत्यय के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए और ये सारे एग्जाम्पल्स आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, और इधर मैंने इनके संधि विच्छेद लिखे हैं, अगर आप चाहें तो संधि विच्छेद भी देख सकते हैं। जैसे भौगोलिक, इसमें इक प्रत्यय है, अगर आप प्रत्यय को हटा दें तो ये शब्द क्या होगा, भूगोल होगा, ठीक है। भूगोल प्लस इक होता है भौगोलिक। तो ये जो संधि विच्छेद है ये बस मैंने समझने के लिए लिखे हैं। वैसे जो संधि विच्छेद होता है ना, संधि विच्छेद को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको सारे संधि विच्छेद मैं आराम से करवा दूंगी, राइट। नेक्स्ट प्रत्यय की हम बात कर लेते हैं, य प्रत्यय। देखिए य प्रत्यय के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, चलिए इन्हें भी आप मेरे साथ बोलिएगा, बस आपको साउंड पकड़ना है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा वो देखिए, आपको एग्ज़ाम में शब्द दिया जाएगा साहित्य, आपको बोला जाएगा बताइए साहित्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आपने वहाँ पर प्रत्यय ढूंढना होगा। ये मैंने ओनली आपके समझने के लिए लिखे हैं। जैसे स्वस्थ है, स्वस्थ को आप चेंज करेंगे तो वो स्वास्थ्य हो जाता है, साहित्य को आप चेंज करेंगे वो साहित्य हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए लिखी हैं, बट एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा, ये जो शब्द हैं ये दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताइए इनमें प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए जैसे स्वस्थ को मैंने चेंज कर दिया, ये क्या होगा, स्वस्थ को चेंज करके स्वास्थ्य। अब आप बताइए स्वास्थ्य में कौन सा प्रत्यय है, लास्ट में क्या आ रहा है, य आ रहा है ना अंत में, तो इसमें य प्रत्यय। ऐसे ही साहित्य, य आ रहा है लास्ट में, पांडित्य, य प्रत्यय, स्वतंत्र, य आ रहा है ना लास्ट में, तो इनमें क्या है, य प्रत्यय है, ठीक है। इन सभी में देखिए महात्मा को आप चेंज कीजिए, महात्म्य हो जाता है ना, तो महात्म्य लास्ट में य आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए पश्चात, पश्चात को हम चेंज करेंगे तो क्या होता है, पाश्चात्य, य आ गया लास्ट में। धीर, धीर को आप चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, धैर्य, यानी कि य आ गया लास्ट में, यानी कि प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट देखिए ईश्वर, ईश्वर को आप चेंज करेंगे क्या हो जाता है, ऐश्वर्य, य प्रत्यय हो गया, ठीक है। सेन, सेन को आप चेंज करेंगे क्या होता है, सैन्य, य प्रत्यय है ना। इन सभी में य प्रत्यय लगा है, यानी कि शब्द के अंत को आप पकड़िएगा, लास्ट वाले में आप साउंड पर जाइएगा। जैसे पांडित्य, य आ गया लास्ट में, राइट, तो ये क्या हो गया, य प्रत्यय हो गया इसमें, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, बहुत ईजी है समझना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अप्रत्यय, बस साउंड को पकड़िएगा यहाँ भी, जैसे ये मैंने समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह से बस शब्द दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनमें प्रत्यय ढूंढिए। जब आप मधु को चेंज करेंगे क्या होता है, माधव हो जाता है ना, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि माधव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए साउंड पकड़िए, माधव, व अ निकल कर आ रहा है ना, ये व कैसे बना है, इसका माधव का व कैसे बना है, देखिए ये वाला, ये बना है आपका आधा व प्लस अ से मिल करके, ठीक है। आधा व प्लस अ मिल करके क्या बनाता है, व बनाता है, यानी कि अ आने के बाद इसका हलंत हट जाता है, और हलंत मतलब होता है आधा शब्द, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो देखिए आप लास्ट का साउंड पकड़िए, माधव, अप्रत्यय। ऐसे ही दानव, व अप्रत्यय हो गया। ऐसे ही यादव, कौरव, पांचाल, ल अप्रत्यय, ठीक है, लास्ट में आ रहा है ना। वासुदेव, तो अप्रत्यय इनमें हो गया, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए, माधव, व अप्रत्यय आ रहा है बाद में, देखिए ध्यान से सुनिए, दानव अप्रत्यय, यादव आ रहा है ना लास्ट में साउंड। ऐसे ही कौरव, पांचाल। अब ये ल कैसे बना है, देखिए ल बना होता है आधा ल प्लस अ मिलके, यानी कि इसका प्रत्यय क्या है, अ है, ठीक है। पांचाल अप्रत्यय हो गया, वासुदेव अप्रत्यय, अ निकल के आ रहा है ना लास्ट में। तो बस प्रत्यय को समझने के लिए सिर्फ साउंड को समझने का खेल है। अगर आप साउंड यानी कि ध्वनि को समझ गए ना शब्द की, तो आप प्रत्यय को आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, और हाँ, इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा, ये बस समझने के लिए लिखा हुआ है।
कि मधु को आप चेंज करेंगे माधव हो जाता है, दुन को आप दानव में चेंज करेंगे, यदु को यादव, कुरु चेंज हो जाएगा कौरव, पंचाल चेंज हो जाएगा पांचाल, ऐसे ही वसुदेव चेंज हो जाएगा वासुदेव। तो आपको इन पर नहीं जाना है, आपने सिर्फ ये शब्द देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे बस ये शब्द दिए जाते हैं आपको और बोला जाता है बताइए इनमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रत्यय और उपसर्ग को बहुत अच्छी तरीके से। इस तरीके से शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा, बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने आपको समझा दिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समास को, इसी तरह से ट्रिक से आपको समझाऊंगी। और उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम अलंकार पढ़ेंगे, उन्हें भी ऐसे ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।